नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 50 दिन हो गए बंगाल में महिलाओं की आबरू लूटने का आरोपी शाहजहां शेख गायब है। जमीन खा गई या आसमान निगल गया, सब चुप्पी लगाए हुए हैं। राहुल गांधी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की माताओं बहनों पर घनघोर चुप्पी है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी पर बहुत सारी बातें हुई हैं। आज एक एक बात की चर्चा होगी। बस शुरुआत में सोचा याद दिला दूं कि कब तक चुप रहोगे, कब तक संदेश खाली की महिलाओं पर नहीं बोलोगे। ममता बनर्जी के बंगाल में कितने संदेश खाली, टीएमसी के कितने स्ट्रॉन्ग मैन जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जो महिलाओं की आबरू के भक्षक हैं। ये महिलाओं की जो कंप्लेंट्स हैं ये मैं नहीं कह रही, महिलाएं खुद कह रही हैं। और सवाल ये है कि बंगाल में कितने शाहजहां शेख हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में ये आज की तस्वीर है। आदिवासी महिलाओं के आक्रोश की ये तस्वीरें संदेश खाली के पास के गांव झुप खाली की हैं। वहां पर आज तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के भाई और तृणमूल कांग्रेस के ही काडर शेख सिराजुद्दीन के खिलाफ महिलाओं ने विद्रोह कर दिया। लेकिन देश के एक हिस्से में महिला सम्मान और आदिवासियों के शोषण को नजरअंदाज करके तुष्टीकरण करने के बेहद गंभीर आरोपों के बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाली स्पीच में संवेदना का संदेश खाली है। राहुल ने क्या कहा, क्यों वो संदेश खाली की बात करना भूल गए, ये सब आगे बताऊंगी। लेकिन आज जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बहस राहुल गांधी ने छेड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देव काज मतलब राम काज और देश काज, साथ ही विरासत और विकास दोनों की बात की है। उन्होंने सोमनाथ से राम मंदिर तक कांग्रेस की नफरत का आरोप भी लगाया है। बीजेपी ने कर्नाटक के हिंदू मंदिरों से कांग्रेस सरकार में जाजिया टैक्स वसूलने का आरोप भी लगा दिया, क्योंकि वहां 1 करोड़ से अधिक कमाई वाले मंदिरों पर अब 10% टैक्स का प्रस्ताव असेंबली में पास हो गया है। और अगर कमाई 10 लाख से 1 करोड़ तक की होगी तो 5% टैक्स, मंदिरों पर टैक्स। सवाल पब्लिक का है कि जैसा मोदी ने आज कहा कि वो देश और देव का काम कर रहे हैं, तब कांग्रेस राम के नाम पर नफरत क्यों फैला रही है? राहुल का मदर ऑफ डेमोक्रेसी का संदेश खाली क्यों है? क्या सोमनाथ से राम मंदिर तक कांग्रेस को मोदी का जवाब देश की जनता स्वीकार कर रही है? यही है आज सवाल पब्लिक का। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई विकास प्रोजेक्ट लॉन्च किए। लेकिन सबसे पहले वो मेहसाना के तरब में वालीनाथ महादेव मंदिर गए। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री ने सोमनाथ से लेकर राम मंदिर को अटकाने की कांग्रेस की मानसिकता पर प्रहार किया। सुनिए उनका ये बयान। विकास और विरासत, उसके बीच टकराव पैदा किया गया, दुश्मनी बना दी। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वही कांग्रेस है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ जैसे पावन स्थल को भी विवाद का कारण बनाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने पावागढ़ में धर्म ध्वजा फहराने की इच्छा तक नहीं दिखाई। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक मोढेरा के सूर्य मंदिर को भी वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए, उनके मंदिर निर्माण को लेकर रोड़े अटकाए। और आज जब जन्मभूमि पर
भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, जब पूरा देश इससे खुश है, तो भी नकारात्मकता को जीने वाले लोग नफरत का रास्ता छोड़ नहीं रहे। मोदी ने राम मंदिर पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है, तो ये फैक्ट है कि बीते कुछ दिनों में राहुल गांधी ने कहा है, क्या 24 घंटे जय श्री राम का नारा लगाते रहते हो? राम मंदिर में अडानी अंबानी दिखेंगे, आदिवासी नहीं दिखेगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मस्जिद तोड़कर बनाएंगे। इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं था, इनको मस्जिद तोड़ना था। अखिलेश यादव राम मंदिर जाने की अपनी तारीख नहीं बता पा रहे हैं। पीडीए को ही भगवान बताकर राम मंदिर के सवालों से बचने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो वहां असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता का कहना है, जिनके लिए बाबरी मस्जिद जो है वो आज भी जिंदाबाद है। लेकिन इस सब के बीच राहुल गांधी ने एक और बहस छेड़ दी है। उन्होंने मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स ने आज एक पोस्ट किया, जिसमें उसने कुछ पोस्ट और अकाउंट्स पर कार्रवाई करने के भारत सरकार के आदेश का पालन करने के बावजूद उस आदेश का विरोध किया है। इसे आधार बनाकर राहुल गांधी ने लिखा, किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातों तक ना सुनो और इनकार कर दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व गवर्नर सच बोलें तो उनके घर पर सीबीआई भेज दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। धारा 124 इंटरनेट बैन, नुकीली तारें, आंसू गैस के गोले, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की हर आवाज को दबा देना, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता जवाब देगी। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को इन आरोपों का कोई भी आधार है? क्या इन सारे मामलों में राहुल गांधी कुछ बात छुपा रहे हैं या दोनों पक्ष रखने से बच नहीं रहे? क्या एजेंसियों के कामकाज से लोकतंत्र की हत्या होती है? और अगर राहुल गांधी मदर ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर चिंतित हैं, तो संदेश खाली को लेकर क्यों नहीं बोल रहे? जबकि इस वक्त ये देश की महिला आबादी के सम्मान का मुद्दा बन गया है। तुष्टीकरण के लिए आदिवासियों के शोषण का सीधा आरोप वो लोग लगा रहे हैं, जिन्हें कोई राजनीतिक मोहरा कहने का नैतिक साहस भी नहीं कर सकता। यही बात आज राहुल गांधी क्यों भूल रहे हैं? राहुल गांधी के मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाली स्पीच में कुछ तस्वीरें गायब हैं और आज इन्हें मैं आपको दिखाना चाहती हूं। यह तस्वीर है कश्मीर से सचिन तेंदुलकर की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर पर बीजेपी ने कहा है, बस इतना सा बदला है कश्मीर। कश्मीर में जिन सड़कों पर पत्थरबाजी, स्टोन पेल्टिंग आम बात थी, आज वहीं सचिन तेंदुलकर के साथ बच्चे और युवा सड़कों पर क्रिकेट खेल रहे हैं। देश में गरीबी रेखा से करीब 25 करोड़ लोग बाहर निकल गए हैं। पूरी दुनिया में भारत की विकास की रफ्तार सबसे ज्यादा है। आज ही मैंने अखबारों में पढ़ा कि जो लोग जॉब में हैं, उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट मिलने की संभावना भारत में ही है। और तो और आज ग्रीस के प्रधानमंत्री जो भारत में हैं, मैंने उनसे इंटरव्यू भी किया और उनका भी कहना है कि दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। भारत ने कोविड जिस तरह से हैंडल किया और भारत की इकोनॉमी जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है, दोनों चीजों की सराहना की। लेकिन राहुल गांधी ये बताना भी भूल गए कि 4 महीनों के भीतर कतर में 8 भारतीयों की मौत की सजा पलट गई और वो हिंदुस्तान लौट आए अपने परिवारों के पास। राहुल गांधी शायद ये भी बताना भूल गए कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी में 17 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकाला गया इस न्यू इंडिया में। राहुल गांधी शायद ये भी बताना भूल रहे हैं कि भारत के रुपए कार्ड की ताकत यूएई जैसे देशों में असर दिखा रही है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर में यूपीआई पेमेंट के जरिए चाय पीते हैं।
राहुल गांधी शायद ये भी बताना भूल रहे हैं कि चांद के साउथ पोल पर जहां कोई नहीं पहुंचा है, वहां हिंदुस्तान पहुंच गया है। भारत अरब सागर के बीचों बीच सबसे लंबा बांद्रा वर्ली सी लिंक बना चुका है। राहुल ये भी शायद बताना भूल गए कि दुनिया में सबसे ज्यादा हाईवे भारत में बन रहे हैं। राहुल शायद ये भी बताना भूल गए कि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन आजादी के बाद सबसे ज्यादा हुआ है। तो अब राहुल ये भी बताना भूल गए कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में ही मोदी वोट मांगकर 2 बार प्रचंड बहुमत से जीत कर आए हैं। देश की ऐसी तरक्की के बीच मोदी के पास देवकाज और देशकाज पर कहने के लिए पूरी लिस्ट तो है। गुजरात में वालीनाथ महादेव मंदिर से लेकर अयोध्या के राम मंदिर से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन कॉरिडोर और यूएई के हिंदू मंदिर तक मोदी सब जगह दिखते हैं और देश दिख रहा है और देख भी रहा है क्या क्या बदल रहा है। क्या ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी के भारत के गौरव को नहीं दिखा रहा, जहां विकास है, बदलाव है और विरासत का भरपूर सम्मान है? तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल, सोमनाथ से राम मंदिर तक नफरत फैलाने का आरोप लगाकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर मोदी पर राहुल का हमला सिलेक्टिव है? जानबूझकर संदेश खाली पर चुप्पी साध गए हैं? मोदी जब देवकाज और देशकाज की बात कर रहे हैं, तब क्या कांग्रेस मंदिरों से टैक्स वसूल कर तुष्टीकरण का संदेश दे रही है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के सपोर्टर तहसीन पूनावाला, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी से है। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या आज प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और शायद राहुल गांधी की मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाली जितनी बहस है वो कहीं ना कहीं सिलेक्टिव है और पूरी पिक्चर को नहीं दर्शाती? देखिए, ये तथाकथित डेमोक्रेसी की जो लड़ाई है इनमें, इसको नाविका जी, इसमें पूरे देश की जनता के सामने चित्र एकदम साफ है। ये अपने परिवार का राजतंत्र चलाने वाले, लोकतंत्र की चादर ओढ़कर अपने परिवार का राजतंत्र चलाने वाले 7 परिवारों के फर्माबरदार आज बनने की कोशिश करते हैं लोकतंत्र के झंडा बरदार। देयर आर 7 पार्टीज जिन्होंने 3 पीढ़ी से कभी अपने यहां परिवार के अलावा किसी के हाथ में सत्ता नहीं सौंपी, लाइक दी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। वो आकर आज कहते हैं कि डेमोक्रेसी बचाने के लिए चाहिए। तो मैं एक और बात, आपने बहुत सारी बातें बताई नाविका जी, एक और बात बता दूं, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब पर हमारे जमाने में बना है। यह भी इनको ध्यान रखना चाहिए। ऑल टाइम हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे जमाने में है। सोलर एनर्जी में हम 25 गुना छलांग लगा चुके हैं और इस समय 4th नंबर के ऊपर आ गए हैं दुनिया में सोलर एनर्जी में। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हमने 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं, जो दुनिया के नेक्स्ट 4 देशों से मिलाकर हमसे ज्यादा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज भारत हर दृष्टि से जितना आगे बढ़ा है, 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 14 करोड़ लोगों को नल से जल मिला है, 55 करोड़ लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में आए हैं। तो भारत का जिसे कहते हैं वाह्य आभ्यंतर विकास जिस प्रकार से एक नए रूप में पहुंचा है। और मैं अंत में एक और बात कह दूं, श्री राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा एक सामान्य बात नहीं है। 1000 सालों में विंध्य के उत्तर में, पूरे उत्तर भारत में यह पहली बार हमारे किसी तीर्थ पे कोई बड़ा मंदिर बन रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1000 सालों में पेशावर से लेकर कोलकाता तक जब से विदेशी आक्रमणों में ध्वस्त होना शुरू हुआ, विंध्य के उत्तर, दक्षिण भारत में तो मंदिर बच गए थे, ये सब मंदिर ध्वस्त हो गए थे। पहली बार भव्य मंदिर बना है। तो ये भारत की शताब्दियों से सोई हुई चेतना और आत्म गौरव के उद्भव होने का भी समय है। और ये सब लोग पुराने आधार पर टिके हुए हैं। जात बिरादरी में बांट के कर लेंगे, थोड़ा भ्रष्टाचार बचा के कर लेंगे, सीटों का एडजस्टमेंट करके कर लेंगे, सोशल इक्वेशन बना के कर लेंगे। और हम कहते हैं कोई इक्वेशन नहीं, कोई
कोई सिचुएशन नहीं। सिचुएशन एक है कि भारत को डेवलप कर कर हर व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाकर भारत की आंतरिक और वायु सुरक्षा को मजबूत करके सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित करके एक ऐसे प्रधानमंत्री के द्वारा जो यशस्वी भी है और तपस्वी भी है, उसके नेतृत्व में हम महान भारत का मार्ग अमृत काल में प्रशस्त करने जा रहे हैं। तो जमीन आसमान का अंतर है इनकी सोच और हमारी सोच में। हमारा नेतृत्व जांचा परखा खरा भरोसे का, इनका नेतृत्व घबराया हुआ, अंतर्विरोधों से भरा हुआ, आपस में लड़ता हुआ, यह पता ही नहीं कि कौन किसके साथ है, कौन किस पे लगा रहा घात है। तहसीन पूनावाला जी, सीधा सवाल मेरा आपसे, डेमोक्रेसी बचानी है, सही है, क्या सब कुछ इस देश में ठीक हो चुका है? क्या हम राम राज्य में आ गए? बिल्कुल नहीं, बहुत सी मुसीबतें हैं, अभी कई चीजों के हल ढूंढने बाकी हैं। मानती हूं मैं इस बात को, और देश का हर आदमी मानता है कि अभी कुछ और आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी पर सवाल उठाने वाले संदेश खाली पर चुप क्यों हैं? क्या इसलिए क्योंकि ऐश्वर्या राय जैसी महिला को, और कोई भी महिला हो सकती थी, वो रोज उसका तमाशा बनाते हैं वो सड़कों पर भीड़ के बीच में? किस बात के लिए एक महिला का नाम इस तरह से उछाला जाता है? आप ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहे? आप किसी भी पत्रकार का नाम उठाते हैं, ओबीसी उसको कहते हैं, ओबीसी हो या नहीं तुम्हारा मालिक क्या है, इतना आक्रोश कर देते हैं जनता के बीच में कि जनता उसे मारने लगती है। क्या यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी है कि आप लोगों को पिटवाएं, पत्रकारों को पिटवाएं जनता के बीच कुछ भी कहकर? क्या यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी है कि आप टैक्स लगाएं मंदिरों की कमाई पर, क्योंकि आपको एक खास वोट बैंक तैयार करना है और उसको मैसेज भेजना है? ये पार्शियल मदर ऑफ डेमोक्रेसी का डिबेट क्यों? पूरा क्यों सच नहीं बोलते? क्यों बंगाल और संदेश खाली पर चुप्पी है? आज जवाब दीजिए। नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिलता है तो मैं इसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहता हूं। मैं एक टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता था, मुझे लगा आपके इंट्रोडक्शन में शायद गलती हो गई, लेकिन दोबारा से आपने उसको रिपीट किया तो बड़ी विनम्रता से मैं आपको आपके माध्यम से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। बड़ी विनम्रता से आपने दूसरी बार इन शब्दों का प्रयोग किया कि कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार ने मंदिरों पे टैक्स लगाया। नाविका जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, मैं आपकी बहुत आदर करता हूँ, ये ना केवल एक फेक न्यूज है, ये कम्युनल पोलराइजेशन है। और मैं जानता हूं कि आप शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण आपको न्यूज गलत मिली है। ये जो टैक्स है ये पहले से लगा था, बीजेपी के शासन में भी ये टैक्स था। ये टैक्स को 10 लाख की लिमिट से 1 करोड़ बढ़ाकर उसका फायदा हुआ है। जो 10 लाख का जो मंदिर 10 लाख का टर्नओवर था उसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया। दूसरा चीज, ये कॉमन सेस पूल में जाता है, जिससे गरीब मंदिर, जिन मंदिरों में रेवेन्यू नहीं होता, उन मंदिरों का कल्याण होता है। ये जब माननीय येदुरप्पा जी, बोमाई जी, सदानंद गौड़ा जी मुख्यमंत्री थे तब भी ये लगता था। ये कांग्रेस ने टैक्स नहीं लगाया, उल्टा जो 10 लाख की लिमिट थी उसको 1 करोड़ कर दिया है। इस पे कांग्रेस को साधुवाद देने के बदले इस तरह की डिलिबरेट फेक न्यूज फैलाई जा रही, कम्युनल पोलराइजेशन की। और मैं बड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों में इस बात का ऑब्जेक्शन करता हूं। कौन से खास वर्ग से इससे फायदा होगा अगर इस तरह से होगा? आपका इशारा क्या मुसलमानों की तरफ था? क्योंकि ये बात तो नहीं है क्या मुसलमान खुश होगा कि हिंदू टेम्पल्स पे टैक्स लग रहा है? नाविका जी, टैक्स एक सेंट्रल सब्जेक्ट है। आप बोल दीजिए प्लीज सारे मंदिरों को अबॉलिश पे, जो गवर्नमेंट कंट्रोल अबॉलिश करते, प्लीज उसको आप टैक्स फ्री कर दीजिए। किसने रोका है केंद्र की सरकार को? कल बिल ले आए, क्यों नहीं ला रही है? एक लास्ट चीज नाविका जी, मैं बहुत ज्यादा बातें करना चाहता लेकिन इसी टॉपिक पर इस वक्त महाराष्ट्र में सुधांशु जी जानते, वर्तमान बीजेपी अजीत पवार जी और एकनाथ शिंदे जी के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो मंदिरों के कंट्रोल पे, कौन किसका चेयरपर्सन बनेगा उसकी डिबेट चल रही है। तो अगर आपको मंदिरों को फ्री करना, ये आरोप भाजपा पे क्यों नहीं लगता? क्यों ये पोलराइजेशन का आरोप कांग्रेस पे लगता है जब मैं स्थिति सच्चाई नहीं है? आगे की बात मैं अगले सेगमेंट में करूंगा। थैंक यू नाविका जी। सुधांशु जी ये कह रहे हैं इन्होंने टैक्स लगाया ही नहीं, आपकी सरकार ने लगाया था। संदेश खाली पर इनकी सरकार ने नहीं, इनकी सरकार के समय भी था। और ये गरीब एक संदेश खाली पर आपके पास कोई जवाब नहीं है कि राहुल गांधी उस पर लेकिन मैं इस पर समय लिया, अगर आप मौका देंगे उस पर भी बोलूंगा। मेरा मूल सवाल आपने उसको गायब कर दिया और टैक्स का जवाब दे दिया। पहले सुधांशु त्रिवेदी इस बात का आप जवाब दें। मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने मंदिरों पर टैक्स लगाया था। मंदिरों का जो मद्रास प्रेसिडेंसी एंडाउमेंट एक्ट लाए थे,
नेहरू जी के जमाने में, हर्षवर्धन जी को ध्यान होगा, वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, तब इन्होंने संविधान संशोधन करके टैक्स लगाया। और हमें भी बचपन में याद है, कुंभ मेले पर जब जाते थे तो लखनऊ से प्रयाग वाली गाड़ी में किराया बढ़ जाता था, कहा जाता था ये मेला टैक्स है, मगर हज सब्सिडी मिलती थी। हज सब्सिडी मिलती थी, कुंभ मेला पे टैक्स लगता था। वक्फ बोर्ड के लिए इनको अनियंत्रित जमीनों पर नियंत्रण मिलता था मुस्लिम संस्थानों को, और हिंदुओं के लिए अगर कोर्ट भी फेवर में निर्णय कर दे तो संविधान में संशोधन कर दिया जाता था। और दूसरी बात नहीं है जनाब, आज के जमाने में जो ये संदेश खाली की घटना हुई है, नाविका जी, मुझे कांग्रेस से ज्यादा गुरेज उन महिला एक्टिविस्टों के ऊपर है। वो आज कहां चली गई? उन दलित एक्टिविस्टों के ऊपर है, वो कहां चले गए आज? अब ना उन्हें आदिवासी दिख रहा है, ना उनको महिला दिख रही है। अरे भाई, कांग्रेस तो राजनीतिक दल है, वामपंथी तो राजनीतिक दल हैं। ये तो वोट के तराजू पे तौलते हैं दुनिया का दर्द, और तब देखते हैं कौन सा दर्द कौन से तगड़े वाले वोट बैंक का है, तो उस दर्द पे चुप्पी साध लेते हैं। मगर ये जो सोशल एक्टिविस्ट थी वो कहां गई? उनको ना इसमें दिख रहा, ना उनको केरल में लव जिहाद की बच्चियों में दिखता है, ना कश्मीर में हुए बच्चियों के साथ दिखता है, उनको कहीं नहीं दिखता। और मैं भारत की युवा लड़कियों से कहना चाहता हूं, ये सोचिए, ये वही लोग हैं जो आपसे कहते हैं कि आपको पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अगर कह दिया जाए कि मंदिर में अमुक ड्रेस से जाना चाहिए तो लड़ने को तैयार रहती, मगर यही हिजाब पे चुप्पी नहीं साधती हैं, हिजाब का समर्थन करती हैं। सोचिए ये पॉलिटिकल पार्टी की कैसी विंग है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं नाविका जी, ये संदेश खाली आज का नहीं है, आज से 78 साल पहले का नोआखली याद करिए, जब सैयद हुसैन सोहरावर्दी के नेतृत्व में इसी ढंग से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, मगर कांग्रेस चुप्पी साधे हुए थी। फिर मैं कह रहा हूं, वो सोहरावर्दी जो बाद में जाके पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना, वो उसके बाद नरसंहार करने के बाद 2 साल भारत में रहा, अपनी सारी प्रॉपर्टीज सेटल करके गया, क्योंकि नेहरू की कांग्रेस को लगता था कि हमारा वोट चलना चाहिए, देश जाता है तो जाने दो। 16 अगस्त 46 के बाद देश टूट गया, बांग्लादेश चला गया। आज संदेश खाली की ममता बनर्जी को लगता है हमारी चंद समय की, कुछ सालों की सत्ता बची रहनी चाहिए, अगर मालदा और आसपास का इलाका बन जाता है तो जाने दो। इसलिए देश के लिए एक बड़ा यक्ष प्रंच है जो नोआखली से लेके संदेश खली तक, सोहरावर्दी से लेके ममता बनर्जी तक, और भिन्न भिन्न रूपों को धारण किए हुए इस देश के टुकड़े टुकड़े करके चंद टुकड़ों पर राज करने की जो हसरत है, उसके बारे में सोच करने का गंभीर विषय है, जो चुनावों से कई अधिक महत्वपूर्ण है। अनुराग भदौरिया जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ऐश्वर्या राय जी पर राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस पर आपने भी चुप्पी बनाई है। मैंने ऐश्वर्या राय जी की बात इसलिए की क्योंकि संदेश खाली तो दूर है ना, आपके गांव से थोड़ा दूर है, तो शायद आपको वहां की आवाज महिलाओं की नहीं पहुंच रही होगी। राहुल गांधी जी वैसे तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी को क्वेश्चन कर रहे हैं, वैसे तो आपकी पार्टी हर उस मुद्दे पर सवाल उठाती है जिस मुद्दे पर उन्हें लगता है कि वो बीजेपी को घेर सकती है। आज आदिवासी महिलाओं को जो सिर्फ संदेश खाली नहीं, आज झुप खाली में भी हुआ है ये विद्रोह, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह रहे, बस मुस्कुरा रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, महिलाओं के शोषण पर मुस्कुराहट। मुझे आज सुधांशु जी के जो नृत्य कर रहे हैं ना, जो हाथ का नृत्य, और इतनी तेज उनको गुस्सा आ रही है। संदेश खाली में जो हुआ है गलत है, डंके की चोट पे कह रहा हूं, लेकिन जब महिला पहलवान के साथ जब अन्याय हो रहा था तो आप पूंछ दबा के भाग रहे थे, डिबेट में भी आने से कतरा रहे थे। तब कहां चला गया था ये महिलाओं के साथ प्रति सम्मान? जब हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हो रहा था तब कहां थे आप? तब ये नृत्य क्यों नहीं हो रहा था? ये हाथ क्यों नहीं फटकार रहे थे आप? जब उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ तब क्या हो गया था आपको? तब यहां बीएचयू में बच्ची के साथ अन्याय हुआ तब क्या हो गया था आपको? क्या हो गया था जब जिस तरह की लगातार महिलाओं के साथ अन्याय होता रहा, चुपचाप आप सहते रहे, देखते रहे? आज बड़ी गुस्सा आ रही है, इसीलिए आपको 2 लाइन सुना दे रहा हूं आपके गुस्सा में जो सरकार में हो रहा है। एक दादी मां पे सुना है आपने? पीएम आवास की आस लगाए दादी मां, घूसखोरों के सामने हुई लाचार। मां बेटों की नौकरी का बस करती रह जाती है इंतजार, बेटियों पे बढ़ रहा अत्याचार और आप कह रहे हो जोर से बोलो 400 पर। जो चंडीगढ़ में 8 वोटों के लालच में कर रहे नियम तार तार, वो दावा कर रहे हैं 400 पार। हद कर दी है ना मेरे यार, फिर भी कह रहे हो 400 पार। भाईचारे के इमोशन पे हुआ अत्याचार, समाज में बढ़ रहा भ्रष्टाचार, किसान पे हो रहा आंसू गैस का बार, नैतिकता हो रही शर्मसार, और सुधांशु जी कह रहे हैं जोर से बोलो 400 पार। रुपए पे डॉलर हुआ सवार,
आतंकवाद ने कर दी हद पार, काला धन वापस नहीं आया मेरे यार। सुधांशु जी फिर भी कह रहे जोर से बोलो 400 पार। अरे सुधांशु जी जरा इतना तो सोच लो, अस्पतालों में स्ट्रेचर तक मिलना हुआ दुश्वार, गरीबों पर है भूख की मार, पढ़ाई दवाई हुई महंगी मेरे यार, फिर भी आप कह रहे जोर से बोलो 400 पार। छुट्टा जानवर चर गए खेत, सांडों ने रास्ते पे किया चलना नागवार, देश का हुआ बंटाधार, फिर भी ये कह रहे हैं जोर से बोलो 400 पार। अरे मैंने तो सब बता दिया। आप परिवारवाद की बात कर रहे थे, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो आप सुन लो मेरी बात। आप तो अपना दल तो आपके साथ ही उत्तर प्रदेश में है, परिवारवाद से नहीं आता है क्या? आप बताइए, निषाद पार्टी तो आपके साथ ही है, आपके साथ क्या परिवारवाद से नहीं आती है क्या? ये राजतंत्र तो है, चौटाला फैमिली का राजतंत्र तो अपने साथ लेके चल रहे हो आप, सिंधिया फैमिली को लेके राजतंत्र तो है, आप एनसीपी को लेके आए हो, अजीत पवार गुट को राजतंत्र तो है, शिवसेना को लेके आए राजतंत्र तो है, आप चिराग पासवान को लेके चल रहे हो, राजतंत्र नहीं है क्या? आप राजतंत्र अपने साथ, पीडीपी के साथ भी आप सरकार बना चुके हो। अनुराग ठाकुर के पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, राजनाथ सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, उनका बेटा भी है, कल्याण सिंह भी चीफ मिनिस्टर थे, बेटा है, पोता भी मंत्री है। क्या राजतंत्र नहीं है क्या? और भ्रष्टाचार की बात आप करते हो। आप ही तो कहते थे चक्की पीसिंग करते करते मंत्री बना दिया। अशोक चौहान को आप बोलते थे आदर्श घोटाला, इन्होंने शहीदों के हमारे शहीदों की विधवा थी, उनके मकानों पर इन्होंने हड़पा है, और आप कहते लीडर नहीं डीलर है। आज आपके लिए आदर्श एमपी बन गए। और नीतीश जी के बारे में क्या क्या बोलते थे, क्या क्या बोलते थे? एक बार दोहरा दीजिए। आप नहीं बोलेंगे? राजभर आपके बारे में क्या क्या बोलते थे? अनुराग भदौरिया जी लगाए बैठे हैं। शिवसेना का आपको पता ही है भ्रष्टाचार क्या था, आप ही लगाते थे। शिवसेना पे भ्रष्टाचार क्या क्या नहीं बोलते थे आप, और आज शिवसेना आपके लिए सदाचारी हो गई। तो आप भ्रष्टाचारियों को भी अपने साथ ले रहे हो, आप जो अनुराग भदौरिया जी अपने साथ ले रहे हो, सवाल परिवारवादियों को भी अपने साथ ले रहे हो, नफरत की राजनीति भी फैला रहे हो, सिर्फ सत्ता पाने के लिए ना, और किसके लिए? अनुराग भदौरिया जी, बुलेट ट्रेन के खिलाफ तो आप भी थे, लेकिन आज जो आपका भाषण था, कविता थी, वो तो बुलेट ट्रेन से ज्यादा तेज चली। लेकिन मेरे सवाल मदर ऑफ डेमोक्रेसी पर सिलेक्टिविज्म, उसका जवाब नहीं दिया। खैर, सवाल आपने दिलचस्प उठाए हैं, सुधांशु जी जवाब दीजिए। दिया तो मैं संक्षेप में जवाब दे कि भाई ये बोले ना चंडीगढ़ में क्या हमारा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए जिसका बेटा या बेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो, एक सीएम बताइए जिसका बेटा या बेटी उसके हटने के बाद सीधे सीएम बना हो। और ये जब से इनकी पार्टी बनी है 34 सालों से एक कोई उदाहरण बता दे जब परिवार के बाहर राष्ट्रीय अध्यक्ष या सीएम का पद गया हो। आरजेडी जब से बनी है तब से एक उदाहरण बता दे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष या सीएम का पद परिवार के बाहर गया हो। कांग्रेस जब से बनी है बता दीजिए जब सत्ता का सूत्र उसके बाहर गया हो। डीएमके जब से बनी है तो बता दीजिए कब बाहर गया हो। हवा में नहीं बोला मान्यवर, परिवारवाद और परिवार में यह समझ होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप पर्चा पढ़ रहे थे ना, ये पर्चा लगता अपने जमाने का पढ़ रहे थे, इसीलिए बीच में डिस्टर्ब करना पड़ता है, क्योंकि फैक्ट सुनने की आदत आपको नहीं है। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि 400 पार। अब मेरी बात सुनिए, अब देखिए लगातार भाई क्या तरीका लगातार बोल रहे हैं भाई, क्या तरीका है अपने बोलने के बाद ये नॉन स्टॉप बोलते हैं। अनुराग भदौरिया जी, डेमोक्रेसी में अगर आपकी राइट है तो आपकी ड्यूटी भी है, और राइट सुधांशु जी के भी उतने ही हैं। अगर आपने सवाल उठाए तो जवाब सुनने की आपकी ड्यूटी है, और सुधांशु जी को जवाब देने का राइट है। आपको बीच में डिस्टर्ब करने का राइट नहीं है, इसीलिए आपका माइक डाउन। सुधांशु जी जवाब दीजिए। आप सुनिए, मैं बताता हूं इनके जमाने में उत्तर प्रदेश कहां था और आज हमारे जमाने में कहां पहुंचा हुआ है। इनके जमाने में यूपी के पूर्वी उत्तर प्रदेश में पुलिस जाती थी। मुंबई ब्लास्ट हुआ तो वो पहुंच जाती थी आजमगढ़ और गाजीपुर। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, जयपुर में ब्लास्ट हुआ तो पूर्वी उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश की छवि बना के रखी गई थी। और आज दिल्ली मुंबई से नहीं, दुनिया से लोग आते हैं। कहां? उसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कहीं काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए, कहीं श्री राम का अयोध्या में दर्शन करने के लिए, कहीं कुशीनगर में भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए। यह अंतर आया है। आपके जमाने में बिजनेसमैन कहता मुझे यूपी नहीं जाना, मुझे दिल्ली के आगे नहीं जाना। आज माफिया कहता मुझे यूपी नहीं जाना। मुख्तार अंसारी कहता मुझे पंजाब में रहना जहां कांग्रेस की सरकार है। पंजाब की जेल मुझे कबूल है,
मगर यूपी में मुझे नहीं रहना है। आपकी सरकार के जमाने में यूपी में कट्टे बनने की बात आती थी, आज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बन रही है जो कि एक्सपोर्ट होने भी जा रही है, और फिलीपींस पहला देश है जो एक्सपोर्ट होने के लिए आ रहा है। 7 नए एयरपोर्ट बने हैं जनाब, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे। अगर आप देखें तो जितने प्रकार के एक्सप्रेस बने हैं और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ जा रहा है, इतना तो खाली उत्तर प्रदेश में हुआ। और बात समझिए, महिलाओं के प्रति अपराध में कन्विक्शन रेट में उत्तर प्रदेश 76% पे है, जो नेशनल एवरेज से दूना है। और भाई डॉलर के पार की आप बात कह रहे हैं मेरे भाई, आपको पता है कि अमेरिका की ग्रोथ रेट क्या है? ये कागज से मत पढ़िए, ये पता होना चाहिए, ना पता हो तो बताता हूं, 1.9%। ये नंबर 1 की इकोनॉमी है दुनिया की। नंबर 2 की है चीन, 3.5%। अब आओ मेरे भाई, तीसरे नंबर पे अब हो गई है जर्मनी, 0.9%। चौथे नंबर पे ब्रिटेन, -0.6%। पांचवें पे हम है, अभी बोल रहा हूं, सॉरी तीसरे पे, चौथे पे आ गया है वो जापान, -0.9%। छठे पे है ब्रिटेन, -0.6%। और भारत है 6.5%, और कुछ के अनुसार 7.2%। इसलिए 400 पार, क्योंकि G7 और G20 में भारत सबसे ऊपर है, इसलिए 400 पार। 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला, इसलिए 400 पार। और आप कह रहे हैं आतंकवाद तार, अरे क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हैं आप? तो वो सरकार है जिसने फैजाबाद, लखनऊ और वाराणसी की अदालतों में आतंकवाद के आरोपियों से केस विड्रॉ किए थे। शर्म आनी चाहिए थी। आतंकवाद के आरोपियों से केस विड्रॉ किए, हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उसे रुकना पड़ा था। और कहां धमाकों से तार नहीं था? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, नागपुर, जयपुर, बताइए कौन सा इलाका था जहां बम के धमाके नहीं होते थे? आज वो सीमित होकर दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में है, इसलिए 400 पार। एक जमाने में कोई आता था घुस के मार के चला जाता था, इंडिया सॉफ्ट स्टेट है। आज इंडिया जाता है घुस के मारता है, बालाकोट से लेके सर्जिकल स्ट्राइक तक, इसलिए 400 पार। और आपके जमाने में रामलला टेंट में ही नहीं थे, 2005 में आतंकवादी हमला हुआ था, वो तो भगवान का शुक्र था, रामलला की कृपा थी कि जो मूर्तियां रखी थी उसके नीचे का बम फटा नहीं। और आज रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है, वो भी एक तपस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा, इसलिए 400 पार मेरे भाई। और आपकी स्थिति क्या हो गई कि पिछली बार आपकी स्थिति क्या है? आपकी नेता है जया बच्चन, उनकी बहू को इस तरह शर्मसार करता है राहुल गांधी, और उसके बाद बोल नहीं पाते। बिल्कुल। और सवाल डेमोक्रेसी का है, तो डेमोक्रेटिक राइट्स मेरे भाई विवेक श्रीवास्तव जी के भी हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं पूछना चाहती हूं, क्या राहुल गांधी को संदेश खाली पर बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बताइए ना मुझे। डेमोक्रेसी की लड़ाई है तो वो महिलाएं, किसकी महिलाएं? हमारे देश की महिलाएं नहीं है? हमारे को सवाल हर चीज पर पूछना है तो संदेश खाली पे चुप्पी क्यों? नंबर 1। और नंबर 2, जब प्रधानमंत्री का कहते हैं कि देश काज और देव काज दोनों हो रहे हैं, तो इस बात पर सब लोग इतना झुंझला क्यों जाते हैं? इस बात का जवाब दीजिए। आपको पसंद नहीं है कि रामलला जी आ गए? आपको पसंद नहीं है कि काशी कॉरिडोर बन गया? आपको पसंद नहीं है कि महाकाल कॉरिडोर बन गया? क्यों झुंझला जाते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं झुंझलाए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का काम देव काज करना नहीं है, देश का काम कर लीजिए। अगर वो कर लें तो वही बहुत बड़ी बात है। INDIA की तरफ से अनुराग भदौरिया जी ने सारे पॉइंट्स बेखूबी रखे हैं, बहुत अच्छी कविता भी रखी, और बदले में सुधांशु त्रिवेदी से रेटरिक्स कर सकते थे। ये सीधी सी बात है। दूसरी बात, आपने कर्नाटका में मंदिर पे टैक्सेस की बात करी। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं साहब जातिवाद हम बढ़ा रहे हैं। जाति सदियों से थी इस देश में, आजादी के बाद जाति को हटाने के लिए हम लोग लड़े हैं, कास्ट सेंसस की अभी भी कोशिश करी है। आप चाहते हैं ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, आप चाहते हैं हिंदू सुप्रीमेसी, आप चाहते हैं मंदिरों को वापस दे दिया जाए पुजारियों के हाथों में, चंदा जाए उनकी जेबों में, और अगर कोई सरकार रिफॉर्म्स करने की कोशिश करती है तो आपको दर्द होता है। यह सीधी सी बात है। आपने G20 की बात करी, शी जिनपिंग नहीं आए, पुतिन नहीं आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने होने नहीं दी, और अगले दिन वियतनाम में जाकर के जो बाइडेन ने कहा दैट आई टोल्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी दैट द ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड इन दिस कंट्री नीड्स टू बी लुक्ड आफ्टर। यह है आपकी G20 की सक्सेस। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने संदेश खाली की बात कही, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की तरफ से कह रहा हूं, बैठे, धरने पे बैठना पड़ा, जाने उनको नहीं दिया। कांग्रेस का डेलीगेशन था, वृंदा करात अपने पलटन के साथ कम्युनिस्टों के साथ गई, रोका गया, बाद में डेलीगेशन को औरतों से मिलने दिया गया।
तो ऐसा नहीं, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। और सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं इट इज अ हिंदू वर्सेस मुस्लिम प्रॉब्लम इन बंगाल। आप देखिए कैसे जो एक मुसलमान है उसने हिंदू महिलाओं के ऊपर आतंक फैलाया। तो हम इसको केस स्टडी के रूप में लेकर के देश में जाएंगे और कम्युनलिज्म बहुत सही कहा आपने विवेक श्रीवास्तव जी। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मैं आपसे पूछती हूं, लेकिन भक्षक जो हो गए डेमोक्रेसी के वो सारे बीजेपी में है। ममता बनर्जी संरक्षक कर रही हैं डेमोक्रेसी का, वहां ये विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां डेमोक्रेसी में कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है वो बाकी बंगाल के बॉर्डर से दूर है, तेलंगाना के बॉर्डर से दूर है, कर्नाटका के बॉर्डर से दूर है। ये कुछ सिलेक्टिव नहीं है? नविका जी, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी और कांग्रेस और सारे लोग ये कम से कम अब ये मान रहे हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो है ये। जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी और उन्होंने तमिलनाडु के उत्तर मेरुयार गांव का उदाहरण दिया था, ये बाकायदा पुस्तक है, पढ़ी जा सकती है, जो तमिलनाडु के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रहे नागास्वामी, उनकी पुस्तक है, तमिल में है और इंग्लिश में है, पढ़नी चाहिए सबको। तो उस वक्त सबने कहा कि देखिए पीएम तो जाने कहां से खोज के ला रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। अभी तक लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट का ही चलता था, तो आज कम से कम राहुल गांधी तंज करने के लिए ही सही, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत है, भारत लोकतंत्र की जननी है, उन्होंने स्वीकारा। अब इसके आगे की बात, उसमें जो वो कह रहे हैं जरा इस बात को समझना चाहिए। जब वो कहते हैं कि किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, क्या किसानों को गोली मारी जा रही है? इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा जिसको कहते हैं ना कि अराजकता फैलाने की कोशिश, ये देश ने पिछले बार के आंदोलन में भी देखा कि पुलिस के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर भी किसानों पर गोली नहीं चलाते, वो बचते बचाते हैं, किस तनाव में रहते होंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब गए थे घायल पुलिस वालों से मिलने, जो लाल किले के बगल वो नहर जैसी है, नाला जो किले की सुरक्षा के लिए बनता था पहले, उसमें पुलिस वालों को कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी थी, वो वहां जान अपनी जोखिम में डाल रहे थे। और किस पूर्व गवर्नर की बात कर रहे हैं? वो पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक, जो एक इंटरव्यू में कहता है कि अमित शाह ने यह कहा था, दूसरे में डर के मारे कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, अमित शाह ने नहीं कहा था। वो इस तरह का झूठा वो गवर्नर, उसकी बात कर रहे हैं। और कमाल की बात ये, जिस संदेश खाली पर राहुल गांधी के मुंह में बिल्कुल जिसको कहते हैं ना दही जम जाना, वो हो गया है। वो संदेश खाली जो पश्चिम बंगाल की उन 14 विधानसभा में से एक है, जहां के लिए कहा जाता है कि वहां की डेमोग्राफी बदल गई है, जहां हिंदू अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब। इसकी चिंता अक्सर होती है कि आदिवासी कहें कि वनवासी कहें, राहुल गांधी ये भाषण करते थे उन आदिवासियों के लिए जो अपनी बात ठीक से नहीं पहुंचा पाते, जिनको लेकर अगर वहां निश्चित तौर पर जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग खड़े हुए तो वहां के जो प्रखंड के नेता हैं उनकी हत्या कर दी गई, उस पर किसी ने कुछ बात ही नहीं की। और जब वो मामला आगे बढ़ता है तो विधानसभा में भी और लगातार धमकियां दी जाती हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि जो कपड़े मुंह पर ढककर आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप सोचिए नविका जी, एक महिला वो अगर अपनी बात कह रही पीड़ित है तो हम टीवी में भी जानते हैं कि उसको ब्लर कर देते हैं, चेहरा नहीं दिखाते हैं पीड़ित का। अगर वो डर के मारे मुंह ढके हुए हैं तो ममता बनर्जी कह रही इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और एक्टर है वो, झूठ है। और अब ऐसी श्रृंखला आ गई है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। और हम अच्छा लगता, कविता आजकल अच्छी कर रहे हैं अनुराग भाई, लेकिन इन कविताओं में असल जो दर्द है, असल पीड़ा है, महिलाओं का जो दुख है, उसको भी शामिल कीजिए। उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पर वहां डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। यही तो बात आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वहां डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। जहां मोदी जी हैं वहां पर डेमोक्रेसी खतरे में है। जनता के सवाल है। तहसीन जी आप ही के पास आ रही हूं। संजय का मुंबई से सवाल है, नाविका जी क्या संदेश खाली की घटना पर चुप रहना ये नहीं दिखाता कि ये गठबंधन गलत को सपोर्ट कर रहा है? असिद मोदी का मुंबई से सवाल है, राहुल गांधी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करने से पहले आपातकाल याद क्यों नहीं करते? अजीत पुरोहित का जबलपुर से सवाल है, आखिर विपक्ष विकास का जवाब तुष्टीकरण से देने की सोच कब तक रखेगा? अब जवाब दीजिए तहसीन जी। थैंक यू नानका जी। मुझे
अक्सर आपके शो में आने का मौका मिलता है और अक्सर आपके शो में ये सवाल मुझसे पूछा जाता है। विवेक भाई भी शो में उसमें शिरकत करते हैं, तो ये पूछा जाता है कि जब अधीर रंजन चौधरी संदेश खाली के घटना से पहले कह रहे थे कि डेमोक्रेसी वेस्ट बंगाल में खतरे में है, तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस में यूनिटी नहीं, ये आरोप लगाया जा रहा था, ये पहले से कहा जा रहा था। आज आप कह रहे हैं आपने क्यों नहीं कहा, ये तो भाई पहले से कह रहा था, आप ही आरोप लगा रहे थे कि आप में यूनिटी नहीं, ये पहली बात। दूसरी बात में हर्षवर्धन जी की तब हम कह रहे थे ये कैसी अलायंस है, नहीं तब हम कह रहे थे ये कैसी अलायंस है जहां आइडियोलॉजी आपकी मिलती नहीं है पर साथ है क्योंकि मोदी के खिलाफ है। समझ गया मैं समझ गया। तो पहले जब अलायंस होने के बावजूद विवेक जी या अनुराग भाई हम कहते थे कि नहीं है डेमोक्रेसी, अलायंस होने के बावजूद, इसका मतलब ये है कि हम सच को सच कहने की हमारे में हिम्मत है, वो हिम्मत जो भाजपा में नहीं है। मैं आपके शो पे चैलेंज करता हूं मैम, क्या माननीय सुधांशु जी कह देंगे कि राम रहीम जो कॉन्विक्टेड है बच्चों का रेप करने के लिए, बार बार पैरोल पे मारा थे, वो गलत है? क्या वो हिम्मत है? हमारे में हिम्मत है। दूसरी बात मैं हर्षवर्धन जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन 2011 का सेंसस दिखाता है कि संदेश कॉलोनी में कोई भी डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ है। या तो आप कह दो 2011 का सेंसस गलत है, या तो हम इस चीज को, हम एक नैरेटिव को फैलाई। इसीलिए विवेक जी ने कहा कि इसको पोलराइजेशन, कोई भी महिला गलत हो, वो गलत है, इसके लिए सब लोग कह रहे गलत है। लेकिन राहुल गांधी चुप क्यों है? इस बात का आपके पास जवाब नहीं है। कहना चाहता हूं कि आपको भी राहुल गांधी से उम्मीद है, माननीय प्रधानमंत्री से किसी को उम्मीद नहीं, आपको भी राहुल गांधी से उम्मीद है। थैंक यू। दो हाथ उठ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी 30 सेकंड पहले आपको, फिर सुधांशु जी आपके पास। मैं सिर्फ 2-3 तथ्य सिर्फ बता देता हूं। संदेश खाली में 2011 के बाद ही, और शेख शाहजहां, ये जो पैदाइश है ये 2011 के बाद ही है। वो खुले बाजार में कहता है कि हाँ यहाँ बांग्लादेशी हैं, क्या कर सकते हो तुम बताओ, पुलिस हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है। पिछले जो 2011, 2016, 2021 3 बार की मुख्यमंत्री हैं ममता जी, और वहां पता कीजिए कि कितनी हत्याएं हो गई। वहां लोगों को भागकर कलकत्ता आना पड़ा है। और आप सोचिए, जो बशीरहाट का एसपी है हुसैन मोहम्मद, वो अभी तक कह रहा था कि कुछ नहीं हुआ है, पुलिस तो जाके कर रही। फिर क्यों कोर्ट के इंटरवेंशन से एफआईआर हुई? और अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे थे, तो क्यों दिल्ली में चुप करा दिया गया? क्यों केशव वेणुगोपाल ने कहा कि नहीं हमारा मसला नहीं है? इसलिए कृपा करके जब आप किस तरह के तथ्य रखते हैं तो पूरा तथ्य रखिए, आधा तो अधीर रंजन को समझाइए ना जिनकी बात हो रही थी। प्रेसिडेंट्स रूल के हम खिलाफ हैं। आप विक्टिमाइज करेंगे उन सारे स्टेट्स को जिसमें अपोजिशन की सरकार है। अधीर रंजन चौधरी की डिमांड थी, वो ठीक है, लेकिन फिर राहुल जी ने उस चीज को हैंडल करा है, और राहुल गांधी जी संदेश खाली पर चुप्पी भी हैंडल कर रहे हैं। अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर से सवाल है, ये कैसा विपक्ष है जो महिला शोषण पर चुप है? इनका कोई नेता मोदी हटाने की बात करता है, कोई सनातन हटाने की बात करता है, कोई खुलेआम जनता से जाति पूछता है। ये तोड़ने वाली राजनीति करके इन्हें क्यों लगता है कि 2024 जीत पाएंगे? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। सुधांशु जी अब जवाब दीजिए। देखिए, हर्षवर्धन जी ने बहुत अच्छी बात बोली। तहसीन भाई युवा और बड़े प्रबुद्ध नेता हैं, मगर वो 2011 बोल के हिट विकेट हो गए, क्योंकि 2011 में ही ममता जी के आने के बाद ये सारी दुर्दशा और बढ़ी है। कम्युनिस्टों के राज में थी, उसके बाद और बुरी स्थिति हो गई। और जो अधीर रंजन चौधरी जी का वक्तव्य था, तहसीन जी मैं आपको बता दें, आपने गलत बोला है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि डेमोक्रेसी खतरे में है, उन्होंने कहा था देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। उन्होंने कहा ममता बनर्जी इज द क्वीन ऑफ क्रूएलिटी। पर कांग्रेस ने क्या बोला दिल्ली में? नहीं, अधीर रंजन जी कलकत्ता में कहेंगे देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, बट दिल्ली में वी हैव टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया, वी नीड ममता बनर्जी। वाह, वो कहेंगे क्वीन ऑफ क्रूएलिटी, और दिल्ली में कहेंगे ममता के प्रति हमारे दिल में अद्भुत ममता है। मान्यवर, अपने कार्यकर्ताओं की, भाजपा का छोड़ दीजिए, अपने कार्यकर्ताओं की हत्याओं के ऊपर भी चलकर दिल्ली में राजनीति करने की कितनी दर्दनाक दास्तान है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जनाजों के ऊपर पैर रखकर कांग्रेस के लोग दिल्ली में ममता जी के साथ राजनीति कर रहे हैं। और ये विवेक जी बोल रहे थे रिटोरिक में, दर्शकों से कहता हूं पूरे जाके वो करके रिवाइंड करके देख लीजिए। मैंने एक के बाद एक फैक्ट बोले हैं, विवेक जी ने एक फैक्ट नहीं बोला। अनुराग भदौरिया, मेरे पास समय कम है, 30 सेकंड। अनुराग भदौरिया जी 30 सेकंड का समय है, और जवाब आपको देने हैं, जवाब दीजिए विपक्ष का जो जवाब आप देना चाह रहे थे।
देखिए इनसे पूछिए, मैं सीधा सवाल पूछता हूं, गंगा मां साफ हो गई क्या? ये कहेंगे नहीं। किसान की इनकम दोगुनी हो गई क्या? ये कहेंगे नहीं। ये कहेंगे रोजगार 2 करोड़ के हिसाब से दे दिया क्या? ये कहेंगे नहीं। 100 स्मार्ट सिटी बन गई? नहीं, क्योंकि आप बुलेट ट्रेन भी नहीं ले पाए, रुपए भी पतला हो गया मोटे की जगह, पेट्रोल डीजल 30-35 रुपए करने की बात कर रहे थे। क्यूटो बना दिया क्या आपने? बनारस नहीं बनाया ना, तो आपने कौन सा काम किया? महिला समस्या पे तो छोड़ ही दीजिए प्रभु, माफ कीजिए। आप पहलवान महिलाएं घर के सामने आपके अनुराग जी, आप तो पब्लिक बन गए, पब्लिक आपसे सवाल पूछ रही है, आप सुधांशु जी से सवाल पूछ रहे हैं, पब्लिक के सवालों का जवाब आप दे नहीं रहे। तो मेरा नजरिया सिर्फ इतना है कि भैया पब्लिक के सवालों के जवाब आप भी दे दीजिए, संदेश खाली पर मुंह पर टेप मत लगाइए, जवाब दीजिए, बोलिए। और पब्लिक ये भी पूछ रही है कि संदेश खाली पर जो चुप्पी है उससे क्या संदेश जा रहा है देश में, दुनिया में। इस बात पर थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिए। आज बस इतना ही। अपने तमाम पैनलिस्ट का मैं करती हूं धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि जनता जब सवाल पूछती है तो सवालों के जवाब में ही जवाब मिलना चाहिए। लेकिन जनता के सवालों को सवालों में टरका देने वाले वो कौन से लोग हैं, इसका जवाब भी जनता देगी, क्योंकि आप द पब्लिक हैं बॉस, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलूंगी कल एक नए शो के साथ। पब्लिक मंच, आप ही के सवाल और आपके लिए जवाब लेकर मैं आऊंगी पब्लिक मंच पर। नमस्कार।